20वीं सदी की शुरुआत भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा ही दिलचस्प दौर था। एक ऐसा दशक जब सरकार के सिर्फ एक फैसले ने, कह सकते हैं, पूरे देश में एक आंदोलन की आग सी लगा दी। आज हम उसी खास दशक मतलब 1900 से 1911 की कहानी में उतरेंगे। तो सवाल यही है, नक्शे पर बस एक लकीर खींच देने से आखिर पूरा देश कैसे जाग सकता है? हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बंगाल को बांटने के एक फैसले ने सिर्फ एक सूबे को ही नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड कर्जन के इरादे क्या थे, फिर बंगाल विभाजन की बात करेंगे, इसके बाद आएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर कांग्रेस में जो फूट पड़ी वो, और आखिर में देखेंगे कि इन सबका नतीजा क्या निकला। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है लॉर्ड कर्जन, उस वक्त का गवर्नर जनरल। कर्जन ना एफिशिएंसी यानी कि हर काम को एकदम कायदे से करने को लेकर बड़ा जुनूनी था। पर हुआ ये कि उसी के फैसलों ने आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष की जमीन तैयार कर दी। अब देखिए, कर्जन ने पुलिस, एजुकेशन, सेना, हर जगह कई सुधार किए। कहने को तो ये सब सुधार थे, लेकिन इनका असली मकसद कुछ और ही था। मकसद एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना उतना नहीं था जितना कि हर भारतीय संस्था पर ब्रिटिश सरकार का शिकंजा कसना था। खासकर यूनिवर्सिटीज, उनको तो वो क्रांतिकारियों का अड्डा ही मानते थे, इसलिए उन पर सरकारी कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। और इसी कंट्रोल को और पक्का करने के लिए कर्जन ने वो कदम उठाया जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा, बंगाल का बंटवारा। अब सरकार ने तो इसकी एक वजह बताई, लेकिन असली वजह पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रही थी। तो दुनिया को दिखाने के लिए जो कारण बताया गया वो ये था कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है। उस वक्त वहां की आबादी करीब 7.8 करोड़ थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई, इतना बड़ा इलाका एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल पा रहा। ये जो नक्शा दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ये बंटवारा किया कैसे गया। देखिए, एक लकीर खींचकर बंगाल को 2 टुकड़ों में कर दिया। एक हिस्सा बना पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरा रह गया बाकी का बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी आते थे। लेकिन ये तो थी दिखाने वाली बात, असली इरादे तो कुछ और ही थे। ये सीधी सीधी बांटो और राज करो वाली चाल थी। पहला काम उन्होंने ये किया कि भाषा के आधार पर बांटा, ताकि जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं वो अपने ही मेन सूबे में माइनॉरिटी बन जाएं। और दूसरा, जो कि और भी खतरनाक था, वो था धर्म के आधार पर बंटवारा। एक हिस्सा हिंदू मेजॉरिटी वाला बना दिया और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला। और इन सब का एक ही पॉलिटिकल मकसद था, बंगाल में जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। पर कहते हैं ना, कभी कभी चाल उल्टी पड़ जाती है। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ। इस बंटवारे के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और वो था स्वदेशी आंदोलन। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। जिस दिन यह बंटवारा लागू हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में मातम जैसा माहौल था। उसे शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में डुबकी लगाई और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए निकले। और इस आंदोलन के तरीके भी बड़े कमाल के थे, मतलब बहुत क्रिएटिव और पावरफुल। ये सिर्फ नहीं कहने वाला विरोध नहीं था। एक तरफ विदेशी सामान का बॉयकॉट हो रहा था, तो दूसरी तरफ स्वदेशी को अपनाया जा रहा था। देश के अपने स्कूल, कॉलेज खुल रहे थे, और तो और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों ने अपनी कविताओं से इसमें एक नई जान डाल दी। सच कहें तो गांधी जी के आंदोलनों की नींव एक तरह से यहीं रखी जा रही थी। और पता है, इसी आंदोलन की गर्मी से एक बहुत बड़ा आइडिया निकलकर सामने आया, स्वराज, यानी अपना राज। 1906 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली इसे अपना आखिरी लक्ष्य माना। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब लड़ाई सिर्फ छोटे मोटे सुधारों के लिए नहीं थी, अब लड़ाई थी अपने राज के लिए। ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था। अब आंदोलन तो सफल हो रहा था, लेकिन इसकी कामयाबी ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी, वो भी कांग्रेस के अंदर ही। अब सवाल ये था कि अच्छा, अब आगे क्या, इस आंदोलन को किस तरफ लेकर जाना है? और बस इसी सवाल पर कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपस में ही ठन गई। तो कांग्रेस ना मोटे तौर पर 2 ग्रुप में बढ़ गई थी। एक तरफ थे नरम दल वाले, या कहिए उदारवादी। वो चिट्ठियां लिख के, रिक्वेस्ट करके ब्रिटिश राज के अंदर ही कुछ सुधार चाहते थे। और दूसरी तरफ थे गरम दल वाले, मतलब उग्रवादी। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता। इनका लक्ष्य साफ था, पूर्ण स्वराज। और इनका तरीका था पूरे देश में आंदोलन, संघर्ष और बॉयकॉट। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच की ये लड़ाई 1907 में सूरत सेशन में इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस टूट गई।
2 हिस्सों में। ये आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो ताकत एकता में थी वो अब बिखर चुकी थी। और कांग्रेस की इसी फूट का फायदा किसने उठाया? जाहिर है, ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद जो हुआ उसे आप एक जीत तो कह सकते हैं, पर उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। अंग्रेजों ने एक बड़ी चालाक पॉलिसी अपनाई, जिसे कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी की नीति कहते हैं। पहले उन्होंने नरम दल वालों को कुछ छोटे मोटे सुधारों का गाजर दिखाया ताकि वो अलग हो जाएं। फिर जब गरम दल वाले नेता अकेले पड़ गए तो उन पर छड़ी चलाई गई, मतलब उन्हें बुरी तरह कुचला गया। और आखिर में जब गरम दल वाले शांत हो गए तो नरम दल वालों की मांगों को भी उठाकर साइड में रख दिया गया। और ये दमन कोई छोटा मोटा नहीं था। इसके सबसे बड़े लीडर्स में से एक बाल गंगाधर तिलक, उन्हें 1908 में 6 साल के लिए देश से निकालकर बर्मा भेज दिया गया। सोचिए, इस एक कदम से पूरा आंदोलन लगभग बिना लीडर के हो गया। तो चलिए इस पूरे दशक को फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1906 में स्वराज का लक्ष्य बना। 1907 में सूरत में कांग्रेस टूट गई। 1908 में सरकार ने दमन शुरू किया और आखिर में 1911 में ये बंटवारा रद्द करना पड़ा। तो हुआ ये कि 1911 में लोगों के भारी दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार को बंगाल का बंटवारा रद्द करना ही पड़ा। ये राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने साथ में एक और चाल चली। उन्होंने भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ये एक तरह का सिंबॉलिक मूव था, ये दिखाने के लिए कि अब पावर का सेंटर बंगाल से, जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, दूर जा रहा है। और ये सब हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। नक्शे पर खींची वो लकीर तो मिटा दी गई, सही बात है, पर उस लकीर ने बांटो और राज करो की नीति के तहत जो भाषा और धर्म के बंटवारे पैदा कर दिए थे, क्या उन्हें मिटाना भी उतना ही आसान था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में आज तक ढूंढा जा रहा है।